Hello everyone, welcome to Synopsis. My name is Piyush Maurya and we are discussing PT 360 Economics Current Affairs in this lecture series. So let's start and we will see here some definitions. Anti-dumping. Anti-dumping क्या है? जब कोई कंट्री या फर्म्स जो है एक दूसरी कंट्री में जो एक्सपोर्ट करता है और कम दामों पर जो उस प्राइस का जो प्रोडक्ट का प्राइस है उससे कम दामों पर जो कि उस कंट्री के डोमेस्टिक मार्केट में जो जो देश एक्सपोर्ट कर रहा है उस कंट्री के डोमेस्टिक मार्केट में उसका प्राइस कम है जो है सॉरी उससे भी कम दामों पर अगर वो किसी दूसरे देश के मार्केट में इसको एक्सपोर्ट करता है तो उसको हम डंपिंग कहते हैं। और ये क्या करता है कि जो इट इम्पैक्ट्स प्राइसेस ऑफ द प्रोडक्ट इन इंपोर्टिंग कंट्री। जिस जो देश इसको इंपोर्ट कर रहा है उसमें जो इस प्रोडक्ट के ये जो है और भी जो उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं उनके प्राइसेस को इफेक्ट करता है। जैसे कि मार्जिन को हिट करता है और मैन्युफैक्चरिंग फर्म से जो प्रॉफिट्स है उसको प्रभावित करता है। तो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स जो है एंटी ड्यूटी इसके लिए रिकमेंड करता है जहाँ पे फाइनेंस मिनिस्ट्री इस ड्यूटी को लगाती है, शुल्क को लगाती है। इसमें न्यूज में ये इसलिए था कि इंडिया इम्पोज्ड एंटी डंपिंग ड्यूटी ऑन एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स। सिप्रोफ्लॉक्सेसिन जो है चाइना से जो एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स आता था इस पर इंडिया ने एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाया। क्यों? क्योंकि ये चाइना जो है उसके डोमेस्टिक मार्केट में जितने की ये दवाई बिकती थी उससे कम दामों में इंडिया के मार्केट में इसको बेच रहा था। दैट्स वाई उसके ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाया गया था। नॉन टैरिफ मेजर्स क्या है? नॉन टैरिफ मेजर्स जो है जो ऑर्डिनरी कस्टम टैरिफ्स होते हैं, जो प्रशुल्क लगाए जाते हैं, कस्टम ड्यूटीज लगाई जाती हैं जो उनसे अलग होते हैं। ऐसे कुछ नीतिगत जो है मेजर्स होते हैं जो कस्टम टैरिफ से अलग होते हैं। और ये इनका जो है इकोनॉमिक इफेक्ट होता है। जो इंटरनेशनल ट्रेड्स होते हैं, गुड्स चेंजिंग क्वांटिटी ट्रेडेड प्राइस और बोथ, इन पर जो है इसका इफेक्ट होता है। और ये टेक्निकल मेजर्स, एसपीएस मेजर्स, टीबीटी, ईटीसी, इसमें टेक्निकल मेजर्स में डिवाइड किए जा सकते हैं और नॉन टेक्निकल मेजर्स में डिवाइड किए जा सकते हैं। और आगे इनको और भी कुछ जो है फर्दर डिस्टिंग्विशन जो है इनका, एक तो हार्ड मेजर्स होते हैं लाइक प्राइस एंड क्वांटिटी कंट्रोल मेजर्स, और थ्रेट मेजर्स होते हैं एंटी डंपिंग ड्यूटीज जो लगाए जाते हैं, और अदर मेजर्स सच एज ट्रेड रिलेटेड फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट मेजर। ये नॉन टैरिफ बैरियर्स होते हैं, नॉन टैरिफ मेजर्स होते हैं जो इनका यूज किया जाता है किसी कंट्री के द्वारा किसी व्यापार को प्रभावित करने के लिए अदर कंट्रीज से। काउंटर वेलिंग ड्यूटी क्या होती है? ये एक जो है अतिरिक्त इंपोर्ट ड्यूटी जो होती है जो कि इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स पर लगाई जाती है, जो देश इंपोर्ट करता है उसके द्वारा लगाई जाती है। और जब ऐसे प्रोडक्ट जो है ज़्यादा उनको बेनिफिट मिलता है, जैसे कि एक्सपोर्ट सब्सिडी और टैक्स कंसेशंस जो उनकी कंट्री में मिलता है और वो दूसरे देशों में उनको ट्रेड करते हैं उसका, तो वहाँ पर जो है ये लगाया जाता है काउंटर वेलिंग ड्यूटी। और इट इज एन अटेम्प्ट टू इंश्योर फेयर एंड मार्केट ओरिएंटेड प्राइसिंग of importing products and thereby protecting domestic industries and for जो मार्केट ओरिएंटेड प्राइस है उसको सुनिश्चित करने के लिए, उसको बनाए रखने के लिए ये काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगाई जाती है। और जो जो कंट्री इसको इंपोर्ट कर रही है, ठीक है, उस देश के जो डोमेस्टिक मार्केट है और जो फॉर्म्स हैं उनको सिक्योर करने के लिए भी काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगाई जाती है। करेंट अकाउंट डिफिसिट क्या होता है? सीएडी। ये जो होता है वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स ऑफ द गुड्स सर्विसेज इन्वेस्टमेंट इनकम्स इन इज ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट। अगर जो हम जो कंट्री एक्सपोर्ट करती है, निर्यात करती है कोई भी कंट्री, और जो चीजें वो आयात करती है उसके बीच में, जब अगर उसके बीच में जो इंपोर्ट की गई वस्तुओं सेवाओं और निवेश का जो है इनकम की आय जो है ज़्यादा होती है, जो वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट होता है जो आयात किए निर्यात किए गए वैल्यू से ज़्यादा होता है, तो उसको करंट अकाउंट अकाउंट डेफिसिट बोलते हैं। यानी कि किसी देश का आयात ज़्यादा है और निर्यात कम है, तो वो करंट अकाउंट अकाउंट डेफिसिट कहलाता है। और ये कभी कभी व्यापार घाटा भी कहा जाता है इसको।
और इंडिया में जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उसमें जो महत्वपूर्ण है वो है, एक तो गोल्ड का आयात और क्रूड ऑयल का आयात। इसकी वजह से इंडिया का जो सीएडी है वो ज़्यादा होता है। काफ़ी मात्रा में गोल्ड भी आयात किया जाता है, क्रूड ऑयल भी आयात किया जाता है, जिसकी वजह से जो कैड है वो हमेशा इंडिया का ज़्यादा रहता है। इसकी वजह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड क्या है, एफआईपीबी। एफआईपीबी जो है एक अंतर मंत्रालय जो है, बॉडी है, इंटर मिनिस्ट्रियल बॉडी है, जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर जो होता है फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर, उसके तहत आती है। ठीक है। और ऑल दोज एफडीआईज विच केम थ्रू गवर्नमेंट रूट, जो भी एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है गवर्नमेंट रूट के माध्यम से आते हैं, was processed recommended by FBI for approval to फाइनेंस मिनिस्टर। वो जो है प्रोसेस्ड और रिकमेंडेड किए जाते हैं एफबीआई के द्वारा, जो फाइनेंस मिनिस्टर के अप्रूवल के लिए, जिनका इन्वेस्टमेंट जो होता है 3000 करोड़ से कम होता है। और इट वाज अप्रूव्ड बाय कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। कैबिनेट इकोनॉमिक अफेयर्स पर कैबिनेट कमेटी जो है सीसीईए के द्वारा इसको अप्रूव किया गया था, जो कि 3000 करोड़ से ज़्यादा के इन्वेस्टमेंट का होता है। अब ये खत्म कर दिया गया है। न्यू डेवलपमेंट क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, डीआईपीपी, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन will issue standard operating procedures for प्रोसेसिंग ऑफ एफडीआई एप्लीकेशन। जो एफडीआई के लिए आवेदन किए जाते हैं उनकी प्रोसेसिंग के लिए, और उसके लिए जो है स्टैंडर्ड जो प्रक्रिया होगी उसके लिए स्टैंडर्ड जो है डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन के द्वारा इशू किया जाएगा। इंडिविजुअल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स आर empowered टू क्लियर एफडीआई प्रपोजल इन कॉन्स्टिट्यूशन विद द डीआईपीपी। टाइमलाइन जो होता है डीआईपीपी विल बी फिक्स्ड बाय डीआईपी, फिक्स्ड बाय फिक्स्ड फॉर एफडीआई अप्रूवल। एफडीआई के अप्रूवल के लिए टाइमलाइन भी फिक्स किया जाएगा। और जो प्रपोजल होगा, जो सिक्योरिटी क्लियरेंस जो होती है होम मिनिस्ट्री के द्वारा, जैसे कि उसमें इन्वेस्टमेंट भी शामिल होते हैं, किसका? टेलीकम्युनिकेशन, सैटेलाइट और ब्रॉडकास्टिंग सिक्योरिटी एजेंसीज, इनका इन्वेस्टमेंट भी शामिल होता है। ये प्रपोजल जो है इनके लिए सिक्योरिटी क्लियरेंस की जरूरत होती है। नेक्स्ट है ट्रेड फैसिलिटेटिंग एग्रीमेंट, टीएफए 2013। और ये जो है डब्ल्यू एफ डब्ल्यू टी ओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ्रेंस हुई थी बाली में, उसमें इस पर सहमति बनाई बनी थी। और ये जो है वस्तुओं के आवाजाही और उसकी क्लियरेंस को जो है का विस्तार करता है। और इसमें गुड्स इन ट्रांजिट, जो ट्रांजिट स्टेब्लिश इफेक्टिंग कोऑपरेशन बिटवीन कस्टम्स एंड अदर अथॉरिटीज ऑन ट्रेड फैसिलिटेशन एंड कस्टम्स कंप्लायंसेस जो है शामिल किए जाते हैं। नेशनल कमीशन ऑन ट्रेड फैसिलिटेशन, एनसीटीएफ। एनसीटीएफ क्या है? ये भी एक अंतर मंत्रालयी बॉडी है जो कि ट्रेड को फैसिलिटेशन के लिए मतलब सुविधाजनक बनाने के लिए होती है। इसका जो चेयरमैन होता है वो कैबिनेट सेक्रेटरी होता है। और इसमें जो है सारे जो प्रमुख महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट्स होते हैं जो ट्रेड से रिलेटेड इश्यूज से रिलेटेड होते हैं, उनके सेक्रेटरीज को भी इनका मेंबर बनाया जाता है। और मेंबर ऑफ मेजर ट्रेड एसोसिएशंस लाइक फिक्की, सीआईए, इनके भी मेंबर्स को इसमें शामिल किया जाता है। और इसका जो 3 टायर स्ट्रक्चर होगा, एक नेशनल कमिटी होगी इसका, जो कि टीएफए को मॉनिटर करेगी, उसके इम्प्लीमेंटेशन को मॉनिटर करेगी। और स्टीयरिंग कमेटी होगी जो identify nature of the required legislative changes for spearheading diagnostic tools needed for assessing our level of compliances to the TFA. Ad hoc working group of experts भी होगा to deal with the specific trade and facilitation issues. नेक्स्ट अब हम देखते हैं लेबर एम्प्लॉयमेंट, स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड कुछ इशूज। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। क्या होता है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे? ये नेशनल सैंपल सर्वे के द्वारा इश्यू किया जाता है। एनएसएसओ, जिसको अब जो है सीएसओ और एनएसएसओ को मिला करके क्या बना दिया गया है? अब बना दिया गया है एनएसओ।
तो ये जो एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट के इंडिकेटर्स होते हैं, उनको ये एस्टिमेट करते हैं, उनका अनुमान लगाते हैं। जैसे कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट्स, जो लेबर फोर्स होती है, जो श्रम शक्ति होती है, उसकी भागीदारी दर क्या है, और जो वर्कर्स हैं उनके पॉपुलेशन रेशियो क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, बेरोजगारी दर क्या है, और ये जो है it is defined as percentage of persons in the labor force in population। जो जनसंख्या में जो लेबर फोर्स है, उनका जो परसेंटेज है वो डिफाइन करती है, जो काम कर रहे हैं, और जो काम करना चाहते हैं, और जो काम करने के लिए अवेलेबल है, उन सब का जो है परसेंटेज इसके द्वारा निकाला जाता है। WPR क्या है? इट इज परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन इन द पॉपुलेशन। जिन लोगों को रोजगार मिल चुका है, वो जो रोजगार में है, उनका परसेंटेज जो है WPR कहलाता है। और UR है उन लोगों का परसेंटेज जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जिनको मतलब जो बेरोजगार हैं, उन लोगों में जो लेबर फोर्स होती है। लेबर फोर्स का मतलब जो काम कर रहे हैं, जो काम करना चाहते हैं, जो काम करने के लिए उपलब्ध है, उनको मिला करके लेबर फोर्सेस बनती है। तो इसमें जो अनएम्प्लॉयमेंट लोग हैं, उनके जो परसेंटेज है उसको UR बोलते हैं। कोड ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस 2020। कोड ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस क्या है? ये तीन जो फीचर्स हैं, उनको कंबाइन किया गया है इसमें, तीन फीचर्स के अलावा। ट्रेड यूनियन जो है 1926, ट्रेड यूनियन एक्ट, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट 1946, और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 को इसमें कंबाइन किया गया है। इसके जो कुछ प्रमुख प्रोविजंस हैं इस कोड के अंदर, वो क्या है? डेफिनेशन ऑफ वर्कर। वर्कर का डेफिनेशन क्या है? It defines a worker as a person who work for hire or reward। ठीक है, जो कि हायर और रिवॉर्ड के लिए काम करता है, वो आदमी जो है वर्कर कहलाया जाएगा। और इसमें जो है जो मैनेजेरियल या एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी वाले, जो प्रबंधन या फिर प्रशासकीय क्षमता वाली, जो लोग रोजगार कर रहे हैं, उनको इसमें शामिल नहीं किया जा सकता है। या फिर ऐसे लोगों को जो सुपरवाइजरी पर्यवेक्षक की क्षमता वाले काम करते हैं, और जिनकी जो सैलरी है, जो वेजेस है, वेतन है, वो 18,000 से एबव जाता है, उनको शामिल नहीं किया जा सकता है। और स्टैंडिंग ऑर्डर्स क्या है? ऑल इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट with 300 workers or more must prepare standing orders on matters relating to। जो भी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट हैं, जिनमें 3,000 या उससे अधिक के वर्कर्स हैं, उनको स्टैंडिंग ऑर्डर्स तैयार करना पड़ेगा। और वो तैयार करना पड़ेगा क्लासिफिकेशन ऑफ वर्कर्स, जो कर्मचारी हैं उनके वर्गीकरण पर, मैनर ऑफ इन्फॉर्मिंग वर्कर्स अबाउट द वर्क आवर्स, हॉलीडेज, पे डेज एंड वेज रेट्स, इस पर, टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रोजगार से हटाए जाने पर, एंड ग्रीवांसेस रिड्यूसल मैकेनिज्म फॉर वर्कर्स के लिए जो शिकायत समाधान के लिए जो मैकेनिज्म है, तंत्र है, उस पर किया जाएगा। एंड प्रायर परमिशन ऑफ गवर्नमेंट फॉर क्लोजर, ले ऑफ एंड रिट्रेसमेंट। और it required for an establishment having at least 300 workers to seek prior permission of government before closure, layoff or retrenchment। And government is empowered only to allow an increases in threshold through the notification। निगोशिएटिंग यूनियन एंड काउंसिल। निगोशिएटिंग यूनियन एंड काउंसिल में ये है कि सोल एक निगोशिएशन होगा। अगर यहाँ पे जो है एक से अधिक रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियंस जो है वर्कर्स के हैं, काम कर रहे हैं एक किसी एस्टेब्लिशमेंट में, तो ट्रेड यूनियन जिनके पास 51% जो वर्कर्स हैं, वो जो एज ए मेंबर, एक सदस्य के रूप में 51% वर्कर है, वो एक सोल निगोशिएशन यूनियन के रूप में पहचानी जाएंगी। जहाँ पे 51% वर्कर एज ए मेंबर हैं किसी यूनियन में, ट्रेड यूनियन में, तो वो सोल निगोशिएशन जो है यूनियन के रूप में पहचानी जाएगी। निगोशिएशन काउंसिल क्या है? In case of no trade union is eligible as a sole negotiating union। अगर बातचीत करने या निगोशिएशन करने के लिए कोई ट्रेड यूनियन एलिजिबल सोल निगोशिएशन यूनियन के रूप में योग्यता प्राप्त नहीं है, योग्य नहीं है, तो जो निगोशिएशन
काउंसिल है वो बनाई जाएगी, और उसमें जो है यूनियंस के रिप्रेजेंटेटिव शामिल किए जाएंगे, जिनके जो है 20% से एटलीस्ट कम से कम 20% मेंबर जो वर्कर्स हैं वो एज ए मेंबर हों उसके अंदर। नेक्स्ट, ट्रिब्यूनल्स फॉर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। डिस्प्यूट सेटलमेंट के लिए भी ट्रिब्यूनल्स बनाई जाएंगी फॉर सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, जो औद्योगिक विवाद है उसके सेटलमेंट्स के लिए। और ईच इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल विल कंसिस्ट ऑफ ए जुडिशियल मेंबर एंड एन एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर। एक जुडिशियल मेंबर होगा और एक प्रशासकीय मेंबर उसमें शामिल किया जाएगा। री स्किलिंग फंड, टू री स्किल दोज वर्कर्स हु आर फायर्ड फ्रॉम देयर जॉब, जो अपने जॉब से हटा दिए गए हैं उनको री स्किल किया जाएगा उन वर्कर्स को। कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 एंड इट रिप्लेसेस 9 लॉज रिलेटेड टू द सोशल। सामाजिक सुरक्षा क्या होती है? सामाजिक सुरक्षा का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति को समाज में जो जैसे थ्रेट्स होते हैं, सोशल सिक्योरिटी का मतलब होता है कि जो बेसिक मिनिमम नीड्स है उसकी पूरी हो रही है, और जो उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी हो रही है, तो वो सोशली सिक्योर होता है। तो इसमें क्या है कि जो 9 लॉज रिलेटेड सोशल सोशल सिक्योरिटी हैं उनको हटा दिया गया है, जिसमें कुछ जो है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952 को हटा दिया गया है, और मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 को हटा दिया गया है। अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008 को रिप्लेस कर दिया गया है कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 से। इसके जो कुछ मेजर प्रोविजंस हैं वो है क्या है, इसकी एप्लीकेबिलिटी क्या होगी, किसी भी एस्टेब्लिशमेंट पर ये अप्लीकेबल होगा। सोशल सिक्योरिटी फंड, इसमें क्या होगा, गवर्नमेंट विल सेट अप सच फंड, ऐसा फंड गवर्नमेंट बनाएगी जो असंगठित क्षेत्र के वर्कर्स के लिए होगा। असंगठित क्षेत्र के वर्कर आज भारत में जो जो भी वर्किंग फोर्स है उसका अराउंड 45 करोड़ जो है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स हैं। और स्टेट विल आल्सो सेट अप एंड एडमिनिस्टर्ड सेपरेट सोशल सिक्योरिटी फंड्स फॉर ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स वर्कर्स। जो स्टेट है वो एक अलग से जो है सोशल सिक्योरिटी फंड्स बनाएंगी असंगठित क्षेत्र के कर्म वर्कर्स के लिए, कामगारों के लिए। प्रोविजंस, आधार बेस्ड रजिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग सेल्फ रजिस्ट्रेशन बाय अनऑर्गेनाइज सेक्टर, असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए जो है ऐसे प्रोविजंस किए गए हैं कि जिसमें आधार के आधार पर उनका पंजीकरण किया जाएगा, और खुद वो सेल्फ रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं, स्व पंजीकरण भी कर सकते हैं। नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड क्या है कि पर्पज ऑफ वेलफेयर ऑफ एबव 3 कैटेगरीज ऑफ वर्कर्स एंड रिकमेंडेड एंड मॉनिटर स्कीम्स फॉर देम। जो नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड होगा वो उन जो 3 कैटेगरीज के वर्कर्स होंगे उनके वेलफेयर के लिए काम करेगा, और जो स्कीम्स उनके लिए लाई जाएंगी उनका देख रेख करेगा। और इस बोर्ड में क्या कौन कौन होंगे, 5 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एग्रीगेटर्स nominated by governments and 5 representative of gig and platform workers nominated by governments and director general of ESIC। ESI के डायरेक्टर जनरल भी इसमें शामिल किए जाएंगे। 5 रिप्रेजेंटेटिव जो है राज्यों से भी होंगे, स्टेट्स से भी। चेंज इन डेफिनेशंस, कुछ परिभाषाओं में परिवर्तन किया गया है। दीज इंक्लूड्स एक्सपेंडिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ द एम्प्लॉयज के डेफिनेशंस को बढ़ा दिया गया है। इसमें कॉन्ट्रैक्टर्स के द्वारा जो जो जिन रोजगार कर्मचारियों को भर्ती किया जाता है उनको भी शामिल कर दिया गया है। इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर, अंतरराज्यीय माइग्रेंट वर्कर, जो एक राज्य से दूसरे राज्य में जाकर के काम करने वाले वर्कर्स हैं, उनमें जो है सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स जो है दूसरे राज्यों से जो सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स हैं उनको भी शामिल किया जाएगा। एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स जो होते हैं टू एडिशनल कैटेगरीज ऑफ सर्विस, एंड जो अतिरिक्त सेवाएं और गतिविधियां होती हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाई की जाती हैं उनको इसमें शामिल किया जाएगा। टर्म ऑफ एलिजिबिलिटी ऑफ ग्रेचुटी फॉर जर्नलिस्ट्स, कोड reduces gratuity period from 5 to 3 years फॉर वर्किंग जर्नलिस्ट। जब वर्किंग जर्नलिस्ट के लिए जो ग्रेचुटी पीरियड होगा वो 5 से 3 ईयर कर दिया गया है। और ऑफेंसेस एंड पेनाल्टीज क्या होंगी, कोर्ट चेंजेस पेनाल्टीज फॉर सर्टेन ऑफेंसेस, कुछ ऑफेंसेस के लिए पेनाल्टीज को कोर्ट ने चेंज कर दिया है, जैसे कि मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट फॉर ऑब्स्ट्रक्टिंग एन इंस्पेक्टर फ्रॉम परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी। किसी जो है जांचकर्ता के जो
काम में आड़े आना या उसको रोकना काम करने से, वो उसके लिए जो इम्प्रिजमेंट था वो 1 साल से 6 महीने कर दिया गया है। कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन 2020। Code on Occupational Safety, Health and Working Conditions. It consolidated 13 existing acts regulating health, safety and working conditions. ये 13 जो है अभी वर्तमान में जो अधिनियम है, जो हेल्थ सेक्टर से जुड़े हुए हैं, सेफ्टी ऑफ द वर्कर एंड सेफ्टी एंड वर्किंग कंडीशन से जुड़े हुए हैं, उनको एक साथ समेकित करता है। और इसमें जो है फैक्ट्री एक्ट 1948 शामिल है, माइंस एक्ट 1952 शामिल है, एंड कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एवोल्यूशन एक्ट 1917 भी शामिल किया गया है। और जो इसके अंदर मेजर प्रोविजंस है इस कोड के अंदर, वो है थ्रेशोल्ड फॉर द कवरिंग ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। फैक्ट्री फैक्ट्री इट डिफाइंस अ फैक्ट्री एज एनी प्रीमाइसेस, कोई भी ऐसा परिसर जहां पर मैन्युफैक्चरिंग प्रक्रिया यानी विनिर्माण की प्रक्रिया होती है, और वहां पे जो कर्मचारी होंगे वो मोर देन 20 वर्कर्स, 20 से ज्यादा काम करने वाले लोग होंगे। इफ प्रोसेस इज कैरीड आउट यूजिंग पावर, अगर प्रोसेस को जो है पावर या बिजली का प्रयोग करके किया जा रहा है। और अगर 40 वर्कर्स होंगे, अगर अ, बिना पावर के जो है, ये बिना पावर का यूज किए अगर वहां पे प्रोडक्शन किया जा रहा है उस प्रीमाइस में, तो वो 40 वर्कर्स के लिए होंगे। तो ये फैक्ट्री की डिफिनेशन की गई है। एस्टेब्लिशमेंट इंगेज्ड इन हैजार्डस एक्टिविटी, जो हैजार्डस का मतलब होता है जो जोखिम वाले गतिविधियां होती हैं, उसमें उससे रिलेटेड जो एस्टेब्लिशमेंट्स होंगे उसमें क्या होगा, इट इंक्लूड्स ऑल एस्टेब्लिशमेंट्स वेयर एनी हैजार्डस एक्टिविटी इज कैरिड आउट रिगार्डलेस ऑफ द नंबर्स ऑफ द वर्कर्स। ठीक है, नंबर्स ऑफ द वर्कर्स के मतलब परे जो भी एक्टिविटीज, ऑल एस्टेब्लिशमेंट वेयर एनी हैजार्डस कैरिड आउट, वो उसको इसमें शामिल किया जाएगा। And contract workers, contract workers में code will apply to establishment or contractors including offices of central and state governments. It defines a list of non-core activities comprises 11 works including sanitation workers and security services. वर्क आवर्स एंड एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस क्या होगी, डेली जो वर्क आवर लिमिट होगी वो फिक्स किया गया है, मैक्सिमम 8 घंटे जो है एक दिन में। और एम्प्लॉयमेंट फॉर वुमेन के लिए क्या है, वुमेन विल इंटाइटल टू बी एम्प्लॉयड इन ऑल एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ द, सारे एस्टेब्लिशमेंट्स में और सभी प्रकार के कामों में महिलाओं को जो है रोजगार दिया जाएगा। और कुछ एग्जेम्पशंस हैं, जैसे कि could empowers states to exempt any new factory from provisions। कुछ किसी भी नई कंपनी को ये कोड जो है राज्यों को ये शक्ति देता है कि वो उनको इस प्रोविजन से बाहर रख सकती है। एंड डेफिनेशन ऑफ इंटर स्टेट माइग्रेशंस को भी छूट दी गई है। ड्राफ्ट कोड ऑन वेज Central Rules 2020। Under this, normal working hours in a day are reduced to 8 hours। जो सामान्य काम करने के जो घंटे हैं वो 8 और कर दिए गए हैं। और ये कोड जो है 4 जो कानून थे उनको रिप्लेस करेगा। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 को रिप्लेस करेगा। मिनिमम वेज एक्ट 1948 को रिप्लेस करेगा। पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 को रिप्लेस करेगा। एंड इक्वल रीन्यूमरेशन एक्ट 1976 को रिप्लेस करेगा। और ये जो कोड है सिक्स टू यूनिवर्सलाइज प्रोविजंस ऑफ द मिनिमम वेजेस एंड टाइमली पेमेंट ऑफ वेजेस ऑल एम्प्लॉइज रिस्पेक्टिव of sectors and wages ceiling। Minimum wage will aim to ensure ये uniform standards of living across the country। At present, there are differences in minimum wages across states and regions as both central and state sets revise enforce minimum wages। युवा, ये एक जो है मल्टी स्टेक होल्डर्स, बहु हितधारकों के लिए प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे जो यंग पीपल्स हैं, जो जवान लोग हैं, जो
to transit from education and learning to productive work and active citizenship। उनको जो है जो इस ट्रांजिट पे ऐसे संक्रमण पे है जहाँ पे एजुकेशन और लर्निंग के बाद जो है वर्क एंड एक्टिविटीज की प्रक्रिया शुरू होती है, तो ये उन लोगों के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। और इन कोलैबोरेशन विथ यूएन, यूनाइटेड नेशन कोलैबोरेशन में, इन इंडिया टू डेवलप पोटेंशियल ऑफ यंग पीपल थ्रू मीनिंगफुल एंगेजमेंट। उनको जो है एक अर्थपूर्ण एंगेजमेंट दिया जाएगा जिसमें वो अपने पोटेंशियल या अपनी क्षमता को डेवलप कर पाएंगे। एंड पार्टिसिपेशन इन सोशल सिविक कम्युनिटी इनिशिएटिव, और सामाजिक, नागरिक और सामुदायिक जो पहल होती हैं उसमें उनकी भागीदारी होगी। नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल, एनएसएसी क्या है? ये जो है एक स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम बनाती है फॉर नर्चरिंग इनोवेशंस एंड स्टार्टअप्स इन कंट्री। जो इनोवेशन होता है, इनोवेशन का मतलब होता है नवाचार, इसको बढ़ावा देने के लिए और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए वो एक बढ़िया सा इकोसिस्टम बनाने का काम करती है। और इसके चेयरपर्सन जो होंगे वो कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर्स होंगे, यानी वाणिज्य और उद्योग मंत्री होंगे। एक्स ऑफ योर ऑफिस मेंबर्स कौन से होंगे? नॉमिनेटेड बाय कंसर्न मिनिस्ट्रीज, संबंधित जो मंत्रालय हैं उनके द्वारा नॉमिनेटेड। नॉट बिलो रैंक ऑफ ज्वाइंट सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट, ज्वाइंट सेक्रेटरी जो होते हैं संयुक्त सचिव उससे नीचे के रैंक के नहीं होंगे। नॉन ऑफिशियल मेंबर्स कौन से होंगे? नॉमिनेटेड बाय गवर्नमेंट, इनका जो काम कार्यकाल होगा वो 2 सालों का होगा। पेरियोडिक लेबर फोर्सेस सर्वे, पीएलएफएस 2017, और ये जो है एनएसएसओ के द्वारा लॉन्च किया गया था। और ये इसने जो है जो एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे है उसको रिप्लेस किया, जहाँ पे डाटा केवल 5 वर्षों के लिए अवेलेबल था। और इट जनरेटेड एस्टिमेट्स ऑफ वेरियस लेबर फोर्सेस इंडिकेटर्स ऑन क्वार्टरली बेसिस फॉर अर्बन एरियाज एंड एनुअल बेसिस फॉर द बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज। जो यहाँ पे डेटा क्रिएट किया गया है वो अर्बन एरियाज में क्वार्टरली बेसिस पे किया गया है और रूरल और अर्बन एरियाज में एनुअल बेसिस पे किया गया है। एट स्टेट एंड यूटी ऑल इंडिया लेवल, और ये ऑल इंडिया लेवल पर ये सर्वे किया गया है। और इट वुड सप्लाई डेटा नॉट ओनली अबाउट फॉर्मल सेक्टर, केवल जो फॉर्मल सेक्टर है उसके बारे में ही डेटा ये नहीं उपलब्ध कराएगा, लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर जो है, अनौपचारिक जो क्षेत्रक है वहां से भी, इनफॉर्मल सेक्टर से भी डेटा उपलब्ध कराएगा। पीएम श्रम योगी मानधन योजना, PMSYM, और ये लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया था। और यह एक पेंशन प्लान है जो इनफॉर्मल सेक्टर के इनफॉर्मल वर्कर्स हैं उनके लिए ये पेंशन प्लान है। वॉलंटरी एम्प्लॉयमेंट क्या है? व्हाट इज वॉलंटरी एम्प्लॉयमेंट? वॉलंटरी एम्प्लॉयमेंट, इट मींस इफ एनीवन इज नॉट एम्प्लॉयड एंड इज नॉट विलिंग टू ज्वाइन वर्कफोर्स, जो कि रोजगार नहीं कर रहा है और किसी भी तरीके का जो वर्क फोर्स है, श्रम शक्ति है, उसमें शामिल नहीं होना चाहता है। तो इट मोस्टली बिकॉज पीपल चूज नॉट टू वर्क बिलो अ सर्टेन इनकम, मतलब क्योंकि लोग जो है कुछ निश्चित एक आय होती है उसके नीचे काम करना नहीं चाहते हैं, जो इतना सारा पैसा उन्होंने पढ़ाई में लगाया है इसकी वजह से, ठीक है, तो वो वर्कफोर्स को ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं। इसको एनएसएसओ जो है 3 बोर्ड एक्टिविटी स्टेटस में डिफाइन करता है। एक वर्किंग एम्प्लॉयड इंगेज इन द इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो आर्थिक गतिविधियों में लिप्त है, शामिल है। एंड सीकिंग और अवेलेबल फॉर वर्क, जो वर्क ढूंढ रहे हैं, काम उसको ढूंढ रहे हैं, उनको अनएम्प्लॉयड माना गया है, बेरोजगार माना गया है। और नाइदर सीकिंग नॉर अवेलेबल फॉर द वर्क, जो ना तो चाहते हैं और ना ही वर्क करने के लिए अवेलेबल है, ऐसे भी इसमें डिफिनेशन में शामिल किया गया है। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? संरचनात्मक बेरोजगारी। ये जो है मार्केट इकोनॉमी में परिवर्तनों की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट जो होता है क्रिएट, उसको शामिल करता है। यानी कि जो मीन्स ऑफ जो प्रोडक्शन का है, जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, अगर वो बदल जाता है तो कुछ, जैसे कि मान लो किसी कंपनी में मशीनें लगा दी गई हैं तो वहां पे जो मैनुअली काम करने वाले लोग थे वो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, तो वो एक तरीके से स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट में काउंट किए जाएंगे। ये जो है मार्केट इकोनॉमिक में जो चेंजेस होते हैं उसकी वजह से वो जो जो लोग
स्ट्रक्चरल वो जो बेरोजगार हो जाते हैं उनको स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट में लाया जा सकता है। जैसे कि डिमांड बढ़ता है किसी भी जॉब स्किल्स के लिए, while other job skill become outmoded और no longer in the demand। किसी और, जैसे कि मान लो कंप्यूटर से रिलेटेड किसी कंपनी में कंप्यूटर को इंट्रोड्यूस कर दिया गया और जो वो काम मैनुअली लोग करते थे, तो वो अब इसके लिए स्किल नहीं रहे। तो जो कंप्यूटर के लिए स्किल होंगे वो इसमें अब शामिल कर लिए जाएंगे, और जो कंप्यूटर नहीं चल के बारे में जानकारी नहीं होगी वो लोग जो है निकल जाएंगे, हटा दिए जाएंगे। तो वो उनका जो जॉब स्किल है वो आउटमोडेड हो गया और वो अब डिमांड में नहीं रहा, इसलिए वो बेरोजगार हो गए। लाइक इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी लीड्स टू जॉब लॉस फॉर द मैनुअल वर्क, जो हमने अभी बात करी थी। एंड फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, घर्षण बेरोजगारी जिसको हिंदी में कहते हैं। आई एम सॉरी। And it is a situation that occurs during a period when workers are searching for new employment or transition or transitions from the ओल्ड जॉब से न्यू जॉब। अगर किसी आदमी ने अपना जॉब छोड़ दिया है और वो नए जॉब की खोज कर रहा है, ठीक है, तो जो ये पीरियड उसका खोज करने में जो ये पीरियड रहता है ना, उसको उसमें वो बेरोजगार रहता है। इसको घर्षण बेरोजगारी कहते हैं या फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। तो ये हमने अभी कुछ टर्म्स देखे हैं, और नेक्स्ट जो टर्म्स होंगे हम अगले क्लास में देखेंगे। सो अभी इसको हम सम अप करते हैं। थैंक यू सो मच।